हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में भारत के भूगोल। और इसमें क्योंकि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो इससे जरूर प्रश्न बनते हैं और ये स्टैटिक का भी पार्ट बन जाता है और इससे प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है। फिलहाल इसको हम लोग देखेंगे, एक बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो भी हमारे साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और कमेंट के माध्यम से दोस्त बताते रहिएगा क्लास आपको कैसी लगती है। फिलहाल मैं इस क्लास को बहुत ही बढ़िया बनाने वाला हूँ, इसलिए क्लास को एंड तक देखिएगा। देखते हैं हम लोग ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक है, इसका नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। क्या दोस्तों, भारत की स्थिति एवं विस्तार की चर्चा करेंगे हम लोग। देखेंगे भारत की स्थिति, भारत की स्थिति एवं विस्तार कि भारत कहां पर स्थित है और भारत का विस्तार जो है वो कहां तक है ना। इस बात को हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो भारत की स्थिति है, तो सबसे पहले हमको ग्लोब में जानकारी करनी चाहिए, क्योंकि विश्व में, मतलब विश्व में कहें या ग्लोब में कहें, ठीक है, तो भारत कहां पर स्टेबल है, भारत अपनी स्थिति कहां पर रखता है, इस बात को समझना होगा। थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास करेंगे धैर्य बना करके, ठीक है। देखेंगे जरा, इसके बीचों बीच से एक रेखा है दोस्त, इसका नाम है कुछ, क्या आप बता पाइएगा? बताइएगा जरा सा। इसके बाद यहां से एक रेखा जाती है इस तरह, और यहां से भी एक रेखा जाती है इस तरह समान दूरी पर, और इस तरह से यहां भी रेखा जाती है ये, ठीक। और इस तरह से यहां भी कुछ रेखा जाती है, इनके नाम है सभी के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलेंगे और भी, तो मित्र इनके नाम क्या क्या है, ये बात को समझते चलेंगे हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, समझ रहे हैं आप लोग, ये बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे? तो दोस्त, ये जो बीच में ये है पृथ्वी, क्या नाम है? आप लोग ये तो जानते हैं कि ये क्या है दोस्त, ये है पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है, जिसको हम ग्लोब में दिखा रहे हैं, ग्लोब। पृथ्वी चूंकि ये लगभग गोल है, जियोड है, लक्षवाब है इसकी आकृति, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री लाइन है, भारत के मतलब ग्लोब में जो भूमध्य रेखा है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो इस ग्लोब में बीचों बीच से होकर के जाती है, इसका नाम क्या है? 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, और इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा। और क्योंकि भूमि के बीच, मतलब ये बीचों बीच से जाती है पृथ्वी की, इसलिए इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा या 0 डिग्री लाइन, इंग्लिश में इसे इक्वेटर लाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये बात हुई। इसके बाद दोस्त, अब जैसे 0 डिग्री है तो इस तरह से आगे चलते चलते जाएंगे, तो यहां तक आप जाएंगे तो यहां पर कुछ रेखाएं मिलेंगी, और इस तरह से यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि ये 0 डिग्री लाइन से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये इन इन रेखाओं का भी नाम है, समझ रहे हैं? देखिएगा जरा, यहां पर चलेंगे 0 डिग्री से लेकर के दोस्त, तो यहां पर मिलेगा आपको 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसका नाम है दोस्त कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दूसरी बात, और इसी प्रकार से जब ऊपर जाते हैं तो 66.5 डिग्री पर एक रेखा मिलेगी, 66.5 डिग्री पर इसको बोलेंगे, कौन सी रेखा बोलेंगे? आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। क्या बोलेंगे दोस्त? आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, आर्कटिक वृत्त, ठीक। और इसी प्रकार से ये उत्तरी गोलार्ध की बात है ना, और इसी प्रकार से भूमि के बीच का जो आधा गोला है, जिसको गोलार्ध कहा गया, गोले का आधा भाग गोलार्ध है, ठीक है। तो इस गोले को हम समझ लें कि उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, इस रेखा से उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, और इस रेखा से नीचे में तो दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है।
तो इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो 23.5 डिग्री पर हमें एक रेखा मिलती है दोस्त, उसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से 66.5 डिग्री पर दोस्त यहां पर एक रेखा मिलती है, उसका नाम है, जिस प्रकार से वहां आर्कटिक वृत्त था, यहां पर मिलेगा आपको अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। तो इस प्रकार से आप समझे पाएंगे कि यहां पर जो रेखाओं को मैं अवगत करा रहा हूं ये बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्त। क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। और आप लोग ये समझ पा रहे होंगे क्या कि यहां पर जो मैं आपको दर्शा रहा हूं कि ये जो आप देखते हैं तो ये पोल है, इसको बोलते हैं दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव, मतलब साउथ पोल। इसी प्रकार से ऊपर में है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो बोलेंगे उत्तरी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ये आप बात समझ पा रहे होंगे दोस्त। क्या होता है ना कि हम लोग भारत की स्थिति देख रहे हैं, तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि भारत यहां पर कहां पर स्टेबल होगा, भारत की स्थिति यहां कहां पर होगी, इस बात को समझना है जरा। तो भारत देखेंगे तो अगर आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं को थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा सरलता होगी, ठीक है। कैसे? क्योंकि इन अक्षांश और देशांतर के माध्यम इन्हीं का पूरा खेल है। अगर ये नहीं समझ पाए तो दोस्त शायद आपको समझने में कठिनाई हो सकती है, ठीक है। तो देखिएगा, आपने जाना कि ये रेखाएं जो है, जो उत्तर में देखी रेखा 23.5 डिग्री पर उसे कर्क रेखा, और भी आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त होता है, ठीक है दोस्त। क्या होता है कि जो सूर्य, जैसे आप देखें यहां पर कि जो पृथ्वी का झुकाव है वो कितना है? पृथ्वी का झुकाव बोलेंगे, पृथ्वी का झुकाव कितना है, मतलब पृथ्वी कितनी डिग्री मतलब झुकी हुई है। पृथ्वी जो झुकाव है ना वो 23.5 डिग्री का है। बोलेंगे कितना? 23.5 डिग्री का पृथ्वी का झुकाव है। इसीलिए जो ये 23.5 डिग्री पर ही कर्क रेखा क्यों रखी गई है, इसका नाम और भी तो रख सकते हैं, 23.5 डिग्री के अलावा 24 डिग्री, 22 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, ये भी तो कर सकते थे। लेकिन इस पृथ्वी का झुकाव ही 23 डिग्री है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? कर्क रेखा। इनका बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारा सूर्य है, कौन? सूर्य। जो सूर्य है ना दोस्त, सूर्य, सन, तो सूर्य क्या है कि इसकी जो सन देखें इस तरह, सूर्य, जो सूर्य है वह विषुवत रेखा में, जब मतलब 23.5 डिग्री का झुकाव है, तो वो इस तरह से देखेंगे ना तो 23.5 डिग्री का जब झुकाव है तो ये विषुवत रेखा में जो भूमध्य रेखा है, तो सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, तो पूरा जो फोकस होता है ना सूर्य की किरणों का, वह विषुवत रेखा में सबसे ज्यादा पड़ता है ना। और क्या होता है कि जिस प्रकार से जब क्योंकि झुकाव है पृथ्वी का, जब घूमते घूमते सूर्य का जब चक्कर लगाती है इस तरह से ना, तो घूमते घूमते इस प्रकार से आती है, तो उसी प्रकार से यहां पर कर्क रेखाओं पर और कहीं मकर रेखा पर लंबवत किरणें पड़ जाती हैं। वो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जिस प्रकार से, क्योंकि पृथ्वी जो है इसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, और 23.5 डिग्री पर झुके होने के कारण 23.5 डिग्री पर झुकाव करते करते जिस प्रकार से चक्कर लगाती है, तो वही रेखा अगर सूर्य की किरणें उसी रेखा पर लंबवत पड़ जाती हैं तो वहां पर ज्यादा गर्मी हो जाती है, और वहीं पर अगर पैरेलल बराबर पड़ जाती हैं तो बराबर मतलब सर्दी गर्मी जो भी रहती है, ठीक है, गर्मी पड़ती है। तो ये चीजें हैं। तो अगर देखेंगे कि सूर्य है और सूर्य की किरणें अगर लंबवत कहां कहां पर पड़ती है, इस बात को भी याद रखेंगे, ये और इस तरह से ये मकर रेखा, तो इनकी जो लंबवत किरणें हैं तो देखेंगे दोस्त, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि ये 21 जून का समय होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य होगा। 21 जून पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, कब? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून पर कर्क रेखा में जब सूर्य रहता है, क्योंकि कर्क रेखा लंबवत पड़ जाती है, तो 21 जून का वो समय होता है। फिर इसके बाद बोलेंगे 22 दिसंबर, ये जो समय होता है दोस्त वो होता है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर पर दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं मकर रेखा पर, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और यहां पर क्या होता है, बोलेंगे 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य
कि जो किरणें लंबवत होती हैं वह भूमध्य रेखा में होती हैं तो बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें लंबवत सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा में तो वह दिन और रात वहां पर बराबर होते हैं। और जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बड़ा बन जाएगा क्या, इसको बोलते हैं दोस्त क्या, इसको बोलते हैं कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति के नाम से भी जानते हैं, बड़ा तथ्य इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कर्क संक्रांति भी कहते हैं। और वही जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो वो डेट है दोस्त 22 दिसंबर। तो इसी को बोलते हैं मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति में आप अंतर समझ पाएंगे कि जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं वह तारीख है दोस्त 22 दिसंबर और इसी 22 दिसंबर को मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए 21 जून को कर्क संक्रांति के रूप में जाना जाता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें इन्हीं डेट्स में होती हैं, विषुवत रेखा पर सीधे चमकता है सूर्य आकर के और सबसे ज्यादा गर्मी भी हो जाती है। तो जब लंबवत होती हैं तो क्या होती है, तो यहां पर यही तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि इन चारों तारीखों को आप देख पा रहे हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य था। दोस्त यहाँ पर अक्षांश और देशांतर की बात करता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये अक्षांश रेखाएं हैं। जब पृथ्वी में ये काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं जो दोस्त हैं वह सभी काल्पनिक रेखाएं। थोड़ा सा मैं और आपको बताने का प्रयास करता हूं इधर से, ठीक है, ठीक है, चलेगा। यहां पर देखेंगे थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर के बाद, फिलहाल वो एक इंडिविजुअल टॉपिक होगा। ये बनाया पृथ्वी, ठीक है। तो यहां पर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं वो इस तरह से, कैसे कैसे कैसे, ये क्या है, ये आपकी अक्षांश रेखाएं, ये इन्हें क्या बोलते हैं दोस्त, अक्षांश रेखाएं। तो बोलता है कि अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं जो ग्लोब में, जो पृथ्वी में जो क्षैतिज रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं दोस्त। ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाएगा। ये अक्षांश रेखाएं आपकी इस तरह से, है ना। तो अक्षांश रेखाएं देखा आपने, तो अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कितनी दोस्त बताइएगा, इसमें कितनी रेखाएं हैं। तो इस तरह से जो अक्षांश रेखाएं इनकी संख्या पूछ लेता है कितनी है, बोलेंगे ये जो अक्षांश रेखाएं इनकी संख्या कितनी है, बोलेंगे ये इनकी जो दूरी होती है ना, इनकी संख्या देख लेंगे 90 और 90, मतलब इधर से अगर देखेंगे विषुवत रेखा के इधर भी 90 हो जाएंगे, उधर भी 90 हो जाएंगे, है ना। तो एक बीच में भी तो होगी, एक जो बीच वाली होगी ना दोस्त, ये इस तरह से बराबर वाली बीच वाली, ये देखेंगे कि इसके बीचों बीच से जो एक रेखा जाएगी उसका नाम होगा दोस्त क्या, 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा। इसी तरह से यहां इस तरह से रेखाएं जाएंगी, कर्क रेखा, और इसी तरह से ये मकर रेखा, है ना। तो आप लोग देखेंगे कि इस तरह से जो यहाँ पर रेखाएं होंगी, एक बिल्कुल कोई छोटी रेखा होगी, इस तरह से ये रेखाएं जाएंगी, ये, ठीक है, इस तरह से रेखाएं होंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये रेखाएं, ठीक, ये तो ये जो क्षैतिज रेखाएं ग्लोब में खींची गई हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। तो ये दोस्त क्या है, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। तो पूछता है कि अक्षांश रेखाओं की दोस्त संख्या कितनी होती है, संख्या, बोलेंगे संख्या होती है इनकी दोस्त कितनी, बोलेंगे इनकी होती संख्या। देखेंगे इधर से देखा जाए तो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से अगर आप इधर आओगे 0 डिग्री 1 2 3 डट 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 ऐसे करते हुए, तो यहां पर भी तो एक रेखा होगी, तो ये क्या हो जाएगी, यहां तक जाकर के 90, मतलब 90 रेखाएं हो जाएंगी। यहां से यहां तक कितनी रेखाएं हो जाएंगी दोस्त, बोलेंगे 90। इसी प्रकार से 0 से लेकर के आप स्टार्ट करेंगे यहां से, तो 1 2 डट 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 इस तरह से करके यहां पर भी 90 रेखाएं होंगी, 90 रेखाएं यहां पर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप देखेंगे ये 90 और ये 90, कितनी रेखाएं हो गई दोस्त, बोलेंगे अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 और प्लस, मतलब अगर देखेंगे ये भूमध्य रेखा है, ये कौन सी रेखा है, ये तो हमने बताया कि ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा, तो इनके बीचों बीच से भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री जो लाइन है उसके नीचे आप देख रहे हैं तो 90 मिल रही है, उसके ऊपर देख रहे हैं तो 90 मिल रही रेखाएं मिल रही है। तो कितनी हो गई 90 प्लस 90, तो कितनी हो जाएंगे दोस्त, बोलेंगे
180 हो जाएंगी। लेकिन प्लस यहां पर और क्या है, अगर देखा जाए तो ये भी तो 0 डिग्री भी तो एक लाइन है ना, ये भी तो एक रेखा है, तो रेखाओं की संख्या, क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलेंगे एक और जोड़ दो तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाएंगी दोस्त, 181। इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की संख्या दोस्त कितनी निकल के आती है, संख्या हो जाएंगी 181। अच्छा, ये अक्षांश रेखा है, इनसे हम किसकी गणना करते हैं, हम इससे भौगोलिक स्थिति की गणना करते हैं। किसकी, भौगोलिक स्थिति की गणना करते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इसके किसकी गणना करते हैं, बोलेंगे इससे हम भौगोलिक स्थिति का पता लगाते हैं। भौगोलिक स्थिति का पता, भौगोलिक स्थिति का पता चलता है, पता चलता है। इससे हम भौगोलिक स्थिति का पता लगा देते हैं कि कोई क्षेत्र, कोई देश, कोई राज्य, कोई जगह, कोई स्थान और कहां पर स्थित होगा। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। अच्छा, एक और भी तथ्य थोड़ा सा याद रखें कि जो इनके बीच की जो दूरी रहती है, जो डिस्टेंस रहती है दोस्त, ये इनके जो बीच की दूरी रहती है ना, वो हर जगह बराबर रहती है। हर जगह क्या रहती है, बराबर रहती है। मतलब अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। क्या कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दोस्त बताइए, तो आप बता पाइएगा क्या, बोलेगा अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी सदैव, हमेशा, हर जगह सदैव समान रहती है, समान रहती है। मतलब हर जगह क्या होगी, समान होगी, चाहे आप यहां देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, विषुवत रेखा के पास में, कहीं भी हो, समान रहती है। अर्थात दूरी कितनी होती है, डिस्टेंस कितनी होती है, तो दूरी होती कितनी है, बोलेंगे एक वृत्त से दूसरे वृत्त के बीच की दूरी, मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, बोलेंगे 111 किलोमीटर। ये कितनी दोस्त होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट फिट बनेगा, कितने किलोमीटर होती है, बोलेंगे 111 किलोमीटर होती है। मैं आपको ये बता रहा हूं, आगे आपको समझने में, स्थिति में सुधार आएगा, मतलब समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है। ये था। और अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ये तो अक्षांश के बारे में आपने समझा कि उनकी दूरी भी क्या होती है, बराबर होती है, कहीं भी हो, चाहे उत्तर में हो, दक्षिण में हो, या ध्रुव के पास हो, विषुवत रेखा हो, सब जगह बराबर होती है ना। इससे किसकी गणना करते हैं, बोलेंगे भौगोलिक स्थिति का पता लगाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, ये भी आपने जाना, ठीक। और थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे दोस्त क्या, कि अब लिख देते हैं देशांतर, है ना, देशांतर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा, है ना। देखें जरा, देशांतर रेखा दोस्त यहां पर देखेंगे कि इस तरह से ये पूरी तरह से वृत्त नहीं होती है, ठीक है, ये पूरी तरह से वृत्त नहीं होती है, ये इस तरह से खींची जाती है, ये काल्पनिक सब रेखाएं इस तरह से ये होती है। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्त, इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। पूछा है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, संख्या, संख्या देख लीजिएगा, संख्या कितनी है, बोलेंगे देखिएगा, ये 0 डिग्री है, यहां से चलेगा तो यहां पर 0 मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ये 0। अब यहां पे चलेंगे 0 करके, तो इस तरह से 0 1 2 3 4 5 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ऐसे करते हुए यहां तक आपको कितना हो गए, मतलब यहां से स्टार्ट किया और यहां तक चले जाए तो कितना होगा, बोलेंगे ये मिल गया हमको 180, ठीक है। और फिर यहां से इस तरह से चलोगे तो कितना मिल जाएगा, बोलेंगे इस तरह से पूरी तरह से चलेंगे तो भी कितना हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा ईस्ट, और इधर चलेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो कितना हो जाएगा ईस्ट और वेस्ट को मिला करके, बोलेंगे 2, मतलब यहां पर हो जाएंगी ईस्ट और वेस्ट को मिलाकर 180 और प्लस 180, तो कितनी हो जाएंगी दोस्त, बोलेंगे 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की संख्या आपने देखा कि 180 और 180 प्लस 360, मतलब आप देखेंगे कि जो ये लाइन है बीचों बीच वाली, ठीक है ना, तो इसको अगर इसी को ही हम 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं और इसे ही 180 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ इस तरह से आपको बताने का प्रयास करता हूं, देखना जरा, तो इस तरह से देखिए,
यहां पर हम देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो इस तरह से आप देखेंगे, ठीक, तो ये मतलब ये 0 डिग्री रेखा होगी, ऐसे हम कर लेते हैं इसको। तो यहां से अगर देखेंगे तो इस तरह से देशांतर रेखाएं ऐसे जाएंगी इस तरह से, और यही ये उस पार भी जाएगी ऐसे ही देशांतर रेखा, ठीक, ये मतलब ये जो रेखाएं आप देख पा रहे हैं ना, तो ये कौन सी रेखाएं हैं, ये सब देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। मतलब इस तरह से अगर पृथ्वी को देखेंगे तो यहां से जो ये 0 डिग्री रेखा होगी ये वाली, और यही आगे यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको वही 180 डिग्री रेखा भी दिखेगी पीछे उसके जस्ट, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यही रेखा कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। अच्छा ठीक, अब इनके बीच की दूरी जो होती है ना, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी कितनी होती है, बोलेंगे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछा जाता है, बीच की दूरी कितनी होती है, एक देशांतर रेखा की दूसरी देशांतर रेखा से बीच की दूरी का डिस्टेंस क्या होता है, दूरी बोलेंगे 111.3 किलोमीटर, लगभग जितनी अक्षांश रेखा होती है उतनी ही देशांतर रेखा होती है। क्या हो खत्म, चल रहा है, तो उतनी ही देशांतर रेखा होती है। तो अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में आपने समझा, ठीक है। चलिए थोड़ी सी अब बात करते हैं कि भारत की स्थिति ग्लोब में कहां पर है, ठीक है। तो भारत की स्थिति ग्लोब में कहां पर है, इस बात को भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। यहां पर देखें, भारत ग्लोब में कहां पर स्थित है, इसी की हम लोग स्थिति देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। ये देखें जरा, और यहां पर अभी हमने आपको बताया था कि जो रेखाएं हैं इस तरह से जा रही हैं ये, और इसी तरह से ये नीचे की भी देखा जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से देख लेते हैं। तो कहां पर स्थित है, तो भारत की जो स्थिति है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की जो स्थिति है वह इस तरह से देख लेंगे यहां पर, ये भारत की स्थिति कहां पर है, बोलेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस बात को समझते जाएंगे जरा, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति कहां पर है ग्लोब में, पूछेगा कहां पर, ग्लोब में भारत कहां पर स्थित है, बोलेंगे भारत की स्थिति जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। तो ये जो जानते हैं ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा अभी आपने पीछे देखा, ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और इधर ये मकर रेखा। अब ये जो भारत में भारत की जो स्थिति है गोलार्ध में कहां पर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इधर देखेंगे अगर इसको हम यहां से देखते हैं तो ये जो दिशा दिखेगी इस तरह से, तो ये वाली दिशा, ये तो यही क्या होगी, उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्वी दिशा है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में ही तो स्थित है भारत, ये है। लेकिन अभी जो आपने देखा कि अक्षांश और देशांतर, क्योंकि अक्षांश रेखाओं से हम किसका पता लगाते हैं, भौगोलिक स्थिति का, और देशांतर रेखाओं के से उसके समय का पता लगाते हैं। तो कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश और देशांतर पर भारत की स्थिति है उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं।
तो ये आपने समझ लिया, ठीक है, कहां पर स्थित है ये आपने देख लिया। अब देखेंगे हम थोड़ा मैप के माध्यम से कि यहां पर ऐसी कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी जो इस तरह से जाएंगी। मतलब आप इस तरह से देखें कि ऐसी कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी जो भारत के बीचों बीच से होकर के जाएंगी। तो ये अक्षांश रेखा, जैसे भूमध्य रेखा में आप लोग देख रहे हैं, तो यहां से ऐसी अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी, कितनी अक्षांश रेखाओं के बीच में भारत इस तरह से स्थित होगा, इस तरह से अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी, समझ रहे हो। और ऐसी कितनी देशांतर रेखाएं होंगी, तो यहां से कौन सी अक्षांश रेखा होकर गुजरेगी, यहां से कौन सी अक्षांश रेखा होकर गुजरेगी, और यहीं पर और भी चीज मिलेगी, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप मिलता है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक क्योंकि भारत की स्थिति है, तो यहां पर कौन सा पॉइंट होगा, समझ रहे हैं आप लोग, ये चीज है। और यहां पर इस तरह से जब देशांतर रेखाएं देखा, जो लंबवत रेखा है, लॉन्गिट्यूड जिनको बोला जाता है, तो वो कौन कौन सी रेखाएं होंगी जो इस तरह से ये ग्लोब में सबसे इस तरह से आकर के यहां पर आपको देखेंगे, इस तरह से देखने को मिलती हैं वो रेखाएं, है ना। तो इनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक, देखेंगे जरा। अब भारत को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और देखते हैं थोड़ा सा क्या है। यहां पर देखिए, हम क्या देख रहे हैं, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति एवं विस्तार, ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो भारत की स्थिति किस तरह है, यहां आप लोग देखिएगा कि ये इसके नीचे कौन सा देश है, बोलेंगे श्रीलंका है। ये क्या है, श्रीलंका, ठीक। और इधर देखते हैं आप लोग, यहां पर मिलता है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये यहां पर पूछता है कि भारत कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो भारत की स्थिति कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो अक्षांश रेखा अभी आपने देखा कि यहां से कौन सी अक्षांश रेखा होकर गुजरेगी, और इसी प्रकार से यहां से कौन सी अक्षांश रेखा होकर गुजरेगी, और देशांतर की बात करेंगे, यहां से कौन सी देशांतर रेखा होगी, और यहां पर कौन सी अक्षांश रेखा होगी। ये तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु बताएं, क्या है भाई। तो आप बताइएगा कि ये है दोस्त कौन सा मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु, इसका नाम है, किस राज्य में है, तो बोलेंगे राज्य है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य के, तमिलनाडु, और जिला कौन सा है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, या इसको बोलते हैं कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप, ठीक है, कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप, ये क्या है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है। फिर पूछता है कितने डिग्री पर है, यह 8 डिग्री 4 मिनट पर है, कितने पर, 8 डिग्री 4 मिनट पर भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु स्थित है, इस बात को याद रखिए। फिर सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो बोलेंगे सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो बता पाइएगा आप लोग, ये कहां पर है, बोलेंगे ग्रेट निकोबार में स्थित है, और यह कितने डिग्री पर स्थित है, बोलेंगे 6 डिग्री
45 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है, ठीक है ना। 6 डिग्री 45 मिनट पर ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसका नाम पूछ लिया जाता है, इसको किस नाम से जानता है, बोलेंगे पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या इसे पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन, पिगमिलियन पॉइंट, और इसे ला ए चिंग पॉइंट, ला ए चिंग पॉइंट, ला ए चिंग पॉइंट, और इसे किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये है भारत की मुख्य भूमि और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। दोस्त और पूछ लिया जाता है क्या कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु बताएं, तो बोलेंगे उत्तरी जो बिंदु है इसका, उत्तरी बिंदु वो कौन सा है, कहां पर है, बोलेंगे ये है दोस्त लद्दाख में, कहां पर, लद्दाख, और कहां है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में है, जिसका नाम है क्या, इंदिरा, इंदिरा कॉल, क्या नाम है दोस्त, इंदिरा कॉल का है। कितने डिग्री पर है, बोलेंगे 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। कितने डिग्री पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, कौन सा, उत्तरी बिंदु, ठीक है। अब पूछता है कि बताइए, ये तो कहां से, भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया गया, ये प्रश्न पूछेगा, बताइए भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, क्वेश्चन क्या है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, अक्षांशीय विस्तार। तो आप बता पाएंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार मित्र कितना है, 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, क्या, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश पर भारत की स्थिति है, और कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। अब देखिए देशांतर, मैं पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूं कि देशांतर क्या होता है, तो देशांतर की भी बात कर लेते हैं, क्या कि कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो ये जो यहां पर देखा आपने कि 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट पर जो अक्षांश है, तो वहां पर ऐसी कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो कितनी अक्षांश रेखाएं आप देखेंगे, 8 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट को लेकर के, और यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री और 4 मिनट, तो कितने का अंतर आएगा, बोलेंगे 6 में 4 गया, 2 डिग्री इधर से, और 17 9, और इधर आ जाएगा 2, तो बोलेंगे 29 डिग्री 2 मिनट का यहां पर इतनी अक्षांश रेखाएं हैं। बोलेगा कि कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख है, वहां तक भारत कितनी अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है, तो आप बता पाएंगे 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांश रेखाओं के बीच में भारत की स्थिति है। और आपने ये भी जाना कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, तो यहां से लेकर के यहां की डिस्टेंस पता चल जाएगी। ये कोई चीज हवा में नहीं है कि ऐसे आप बता पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी बता पाएंगे कि एक अक्षांश से बीच की और दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी की जो डिस्टेंस है वह 111 किलोमीटर होती है। तो बोलेंगे कि 111 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा, तो यहां से आप लोग देख पाएंगे कि यहां पर आएगा 3214 किलोमीटर, है ना, कितना आएगा 3214 किलोमीटर अप्रॉक्स, ये लगभग चीजें आएंगी, ठीक है। तो यहां से लेकर के ये उत्तरी पॉइंट को लेकर के इस दक्षिणी पॉइंट को अगर मिलाया जाए दोस्त, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बोलेंगे 3214 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है ना, वो हवा में निकल के नहीं आई है, वो इन्हीं अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को काउंट करके हुई है। समझ में आया आपको। अगली बात हम थोड़ी कर लेते हैं कि ये आपने जाना कि अक्षांश और देशांतर के बीच क्या है और उनका अंतर कितना है, कितने अक्षांश और देशांतर के बीच अक्षांश रेखाओं के बीच में भारत की स्थिति है, थोड़ा सा। और क्या यहां पर हम लोग बात करते हैं अब देशांतर की दोस्त, कौन सा, देशांतर। अब देखें जरा,
अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्य बनेंगे बहुत ज्यादा, तो इसको कभी मिस मत करिएगा, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो देखिए जरा, यहाँ पर अब देशांतर, तो देशांतर कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर राज्य है गुजरात, तो इस तरह से अगर यहाँ पर हम बात करें तो इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट पड़ेगा। तो ये उत्तर से, सॉरी, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो ये कौन से है, यहां पर हम बात करेंगे अब किसकी, देशांतर। तो देशांतर रेखाएं इस तरह से भारत में जो इस तरह से देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी इस तरह से, आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा, देशांतर रेखा तो जाना ही था आपने, तो यहां पर कौन सी ऐसे लंबवत रेखा होगी इस तरह से, लॉन्गिट्यूड रेखा, यहां से कौन सी ऐसी रेखा जाएगी, तो इसका नाम है दोस्त क्या, यहां पर राज्य है गुजरात, गुजरात राज्य, और गुजरात राज्य में जिसका स्थित पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है, उस बिंदु का नाम क्या है दोस्त, बोलेंगे उस बिंदु का नाम है गौर मोती, गौर मोती नाम है। और ये कहां पर है, गुजरात के सर क्रीक पे, सर क्रीक पर स्थित है, सर क्रीक पर स्थित है, ठीक है। सर क्रीक पर कितने डिग्री पर है, ये महत्वपूर्ण होगा, 68 डिग्री 7 मिनट, तो बोलेंगे कितने डिग्री पर, 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है देशांतर, है ना। तो कौन सा देशांतर, बोलेंगे पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ये भारत की स्थिति है, ये पश्चिम पर। और यही बात करेगा कि बताइए कि इसकी पूर्व में क्या है स्थिति, तो बोलेंगे पूर्व में जो राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में जो पॉइंट है, जो बिंदु है दोस्त, उसका नाम क्या है, बोलेंगे उसका नाम है किबिथु, क्या नाम है, किबिथु नाम है, इस बात को याद रखेंगे। कितने डिग्री पर है, बोलेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, कितने डिग्री पर, 97 डिग्री 25 मिनट पर अरुणाचल प्रदेश का पॉइंट है, बिंदु है, वह देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यहां से आप पता कर पाएंगे कितने। अब डिस्टेंस की बात करें तो यहां पर कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, बोलेंगे 97 डिग्री, यहां पर देशांतर की बात हो रही है, याद रखें, तो कितना है, बोलेंगे 97 डिग्री 25 मिनट से कितना अंतर हुआ, ये 68 डिग्री 68 डिग्री और कितना 7 मिनट, ठीक है। तो यहां पर कितना अंतर आकर के आएगा, तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर लगभग कितना आएगा आपका, यहां से भी अंतर निकल के आएगा 111.3 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस, मतलब यहां पर, सॉरी, यहां पर कितनी अच्छी, यहां पर अंतर की बात नहीं हो रही है, यहां पर इसकी बात कर लेते हैं हम लोग कि यहां पर कुल ऐसी कितनी रेखाएं होंगी, तो यहां पर आएगा 68 डिग्री 7 मिनट, तो इसका अंतर करेंगे तो यहां पर लगभग हमको कितना मिल रहा है, 30, कितना मिल रहा है, 30 रेखाएं, 30 देशांतर रेखाएं, देशांतर, है ना, अप्रॉक्स, बोलेंगे लगभग, लगभग कितना मिल रहा है, तो अगर 30 यहां से भी मिल रहा है तो कितना आ रहा है आपको, अगर 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लगभग की बात हुई है, तो यहां भाई अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 11.3 का, तो भी कितना निकल के आएगा आपका, तो ये 2933 किलोमीटर, वही डिस्टेंस आएगी कितनी, 2933 किलोमीटर। अगर पूछ सके कि बताइए यहां से भारत का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, बढ़ेंगे 2933 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है, 2933, और उत्तर से दक्षिण की 3214। अगर इनका डिस्टेंस भी पूछ सकता है कि बताइए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है, बोलेंगे 3214 में से कितना लेस कर देंगे, 2933, तो कितना निकल के आएगा, 281, तो ये क्या आएगा 281, ठीक है, 281 किलोमीटर। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भारत की स्थिति क्या है, उसके सारे बिंदुओं की चर्चा किया, वहां पर डिस्टेंस हमने भी आपको निकाल के बता दिया, उनके बीच की दूरी का अंतर कितना है, ये सारे प्रश्न यहां से बनने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी चर्चा और भी कर लेते हैं हम लोग, क्या कि यहां पर विस्तार से हमने बात किया कि भारत का विस्तार कितना है, तो यहां तो हमने देख लिया कि कहां कहां पर बिंदु स्थित है। अब थोड़ा सा हम लोग विस्तार की चर्चा करते हैं कि भारत का विस्तार कितना है, कि भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे
कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, बोलेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यह विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बोलेंगे कितना प्रतिशत है, तो भारत जो है 2.43% है विश्व के क्षेत्रफल का। कितना, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बोलेंगे 2.43% है विश्व के क्षेत्रफल का। ठीक है, और ये भारत की स्थिति हो रही है। ठीक है, और आकार कैसा है, भारत का जो आकार कैसा है, बोलेंगे समचतुष्कोणीय है। समचतुष्कोणीय, क्यों समचतुष्कोणीय है, क्योंकि यहां आपने देखा कि देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी निकल के आ रही है वह लगभग जो है कि बराबर निकल के आ रही है। उनके अक्षांश और देशांतर जितने हैं लगभग बराबर है। तो इससे कैसी दूरी हो जाएगी, बोलेंगे समचतुष्कोणीय इसकी जो है आकार हो जाता है। अब पूछ लिया जाता है कि बताइए वह कौन से नंबर का है ना, कि विश्व में भारत क्षेत्रफल के हिसाब से किस स्थान पर है ना। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल और भारत स्थान कौन सा है। तो पहला क्षेत्रफल विश्व में किसका है, बोलेंगे रूस। किसका है दोस्त, रूस का है। रूस का है। रूस की राजधानी का नाम क्या है दोस्त, बोलेंगे मास्को है। फिर दूसरा कौन है, बोलेंगे रूस के बाद है कनाडा। और कनाडा की राजधानी का नाम क्या है दोस्त, बोलेंगे ओटावा। और तीसरा क्या है, बोलेंगे तीसरा तो भाई तीसरा है चीन। कौन सा है, चीन। और चीन की राजधानी का नाम क्या है, बोलेंगे बीजिंग है। चौथा क्या है, बोलेंगे चौथा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है, बोलेंगे वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी। पांचवा कौन सा है दोस्त, तो पांचवा बोलेंगे है ब्राजील। कौन सा है, ब्राजील। फिर कौन सा है, ब्राजील की राजधानी का नाम क्या है, ब्रासिलिया। ठीक है, और फिर छठवां कौन सा आ जाएगा, बोलेंगे छठवां आ जाएगा आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है दोस्त, बोलेंगे कैनबरा। क्या है, कैनबरा। फिर सातवां कौन सा आ जाएगा, बोलेंगे सातवां आपका क्या है, भारत। सातवां कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है। और भारत की राजधानी का नाम क्या है दोस्त, नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। तो इस प्रकार से भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान है, बोलेंगे सातवां स्थान है। क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका विश्व में क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, 2.43% है। आकार कैसा है, समचतुष्कोणीय है। इनमें से पूछ लिया जाता है, बताओ किस नंबर पे आता है, आप बता पाएंगे। ठीक है, समझ में आया। और यह कितनी जनसंख्या, तो जनसंख्या पूछ सकता है, बताइए जनसंख्या पर कितना है, जनसंख्या। भारत में जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए कि विश्व में भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत में कितने प्रतिशत विश्व की जनसंख्या रहती है, बोलेंगे 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो पहला स्थान किसका है, मतलब जनसंख्या के आधार पर कौन सा हो गया, बोलेंगे जनसंख्या के आधार पर स्थान कौन सा है, बोलेंगे स्थान 2 है, कौन, सेकंड, दूसरा है। लेकिन अब हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार है, या किसके अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा बताया गया है। लेकिन अब हम लोग विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या बन गए हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। तो दूसरा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन पहला स्थान कौन सा हो गया, बोलेंगे पहला हो गया चीन का। दूसरा कौन सा है, दूसरा भारत है ना।